student scholars in association with Goa Headmasters Association. नमस्ते बच्चों, आज तक हम लोगों ने पाठ कविताएं वगैरह पढ़ी है, लेकिन आज जो उर्वरित भाग है पेपर का या प्रश्न पत्र का वो मैं आज आपके सामने जो है प्रस्तुत करने वाली हूँ। आपको पता है बच्चों कि हमारे पेपर में यानी प्रश्न पत्र में करीबन 32 अंकों का जो है पाठ्य पुस्तक का हिस्सा रहता है, यानी कि पाठ और कविताएँ रहती है, और बचे हुए जो 48 अंक हैं वो रहते हैं व्याकरण के लिए, रचना के लिए और अपठित गद्य खंड के लिए। और मेरे ख्याल से ये जो बचा हुआ भाग है, बचा हुआ हिस्सा है, वो प्रश्न पत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अहम हिस्सा है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर अंक जो है इसी हिस्से से प्राप्त होते हैं। तो हम लोग पेपर के अंत से अगर देखेंगे तो हम लोग पाते हैं कि पेपर के अंत में जो प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8 ये 2 प्रश्न रहते हैं, वो होते हैं अपठित गद्यांश के। आपको 2 अपठित गद्यांश दिए जाते हैं। एक अपठित गद्यांश 10 अंकों का होता है, एक अपठित गद्यांश 6 अंकों का होता है, तो कुल 16 अंकों का अपठित गद्यांश रहता है बच्चों। और ये सबसे सरल हिस्सा है, सबसे आसान हिस्सा है आपके प्रश्न पत्र का। अगर आपने अच्छी तरह से ये अपठित गद्यांश पढ़ा और उसके नीचे दिए हुए जो आपने प्रश्न अगर अच्छी तरह से पढ़कर अगर उसके उत्तर आपने दिए, तो यहाँ पर आपको जो है 16 में से 16 अंक पाने की सुविधा रहती है। आपको जो अपनी तरफ से करना होता है वो होता है अपठित गद्यांश का शीर्षक देना, और शीर्षक भी देना बहुत आसान होता है। जब आप अच्छी तरह से वो गद्य खंड पढ़ते हैं या गद्यांश पढ़ते हैं तो आपको आसानी से आप उसका उत्तर भी दे सकते हैं। और याद इतना ही केवल रखना होता है कि ये जो आपका शीर्षक होता है वो 1 शब्द में या 2 शब्द में, ज़्यादातर 3 शब्द में, उससे ज़्यादा बड़ा शीर्षक नहीं होना चाहिए, वाक्य जैसा शीर्षक नहीं होना चाहिए। हमेशा यह बात ध्यान में रखनी है। तो बच्चों, अपठित गद्य खंड ये ऐसा अहम हिस्सा है आपके प्रश्न पत्र का जिसके माध्यम से आप पूरी तरह से यानी पूर्णतः 16 अंक पा सकते हैं। दूसरे जो उसके बाद का जो हिस्सा है वो है रचना। रचना का मतलब इस रचना में जो 3 प्रश्न आते हैं वो है पत्र लेखन, फिर कहानी लेखन और निबंध लेखन। ये तीनों प्रश्न जो है रचना के अंतर्गत आते हैं। और रचना में जो है आप सबसे पहले देखेंगे निबंध लेखन, जो प्रश्न क्रमांक 5 से शुरू होता है, 5 में आता है। तो निबंध लेखन जो है हमेशा याद रखिए बच्चों, निबंध 6 अंकों के लिए आता है। और आपका निबंध जो है, जो दिए हुए मुद्दे अगर आपके अच्छी तरह से आपने वहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि प्रस्तावना है, अच्छी तरह से आपने उस निबंध का विस्तार किया है, और उपसंहार या उस निबंध का अंत अगर आप लोगों ने किया है, और अगर ये पूरा निबंध आपका 6 पैराग्राफ में, 6 परिच्छेदों में अगर आपने लिखा है, तो आपको जो है, और आपकी अगर कोई गलतियां नहीं हो, ये अहम बात है इस निबंध की, अगर आपकी कोई गलतियां नहीं है तो आपको 6 में से 5 अंक आप वहाँ पर निबंध में पा सकते हैं। और आप जो है अगर आपकी गलतियां हो जाती है, अगर आपके मुद्दे ठीक तरह से आपने प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो उस प्रकार से आपको अंक मिलते हैं। मैं सीधे आपके अंक की बात इसलिए कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि हम लोग जब भी प्रश्न पत्र देखते हैं तो हम लोग हमेशा पहले क्या देखते हैं, तो आसान कौन सा तरीका है, आसान कौन से प्रश्न है, ये देखते हैं, और हमारा टेंशन बढ़ जाता है। तो हमारा टेंशन न बढ़े इससे पहले से ही अगर मन की तैयारी अगर आपकी हो तो आप आसानी से प्रश्न पत्र आपका जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो निबंध की बात हो गई। दूसरा जो प्रश्न रहता है, प्रश्न क्रमांक 6 और आ, ऐसे जो दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है पत्र लेखन। बच्चों, 2 प्रकार के पत्र आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, और 2 प्रकार के मतलब
औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, और दोनों प्रकार के पत्र यहाँ पर आते हैं। तो आपका चॉइस है, आपकी रुचि के अनुसार, आपके पसंद के अनुसार आप कोई भी पत्र लिख सकते हैं जो आपके लिए आसान रहे। तो पत्र लेखन में आप अगर पत्र का ढांचा अच्छी तरह से लिखते हैं, तो अगर आप अंग्रेजी पैटर्न से अगर लिखते हैं या आप पुरानी जो परिपाटी से चलता आया हुआ पत्र लिखते हैं, तो आप या ध्यान में एक रखनी है आपको बात, मद्देनज़र एक रखनी है बात कि आप दोनों पैटर्न मिक्स मत कीजिए। अगर आप अंग्रेजी पैटर्न से लिख रहे हैं, नए पैटर्न से लिख रहे हैं, तो वो पैटर्न ही आप रखिए। अगर आप पुराना पैटर्न रखना चाहते हैं तो पुराना पैटर्न ही रखिए, दोनों पैटर्न मिक्स मत कीजिए। तो यहाँ पर आपको अंक जो विभाजित किए जाते हैं, नाम, पता, दिनांक, फिर संबोधन, अभिवादन, फिर आपका जो है पत्र की प्रस्तावना, पत्र का विस्तार और पत्र का उपसंहार, ये कुल 3 परिच्छेद जो है आपके पत्र में आएंगे। और उसके अंत में आत्मसंबोधन और हस्ताक्षर के लिए, तो कुल इस प्रकार से आपके अंक जो है विभाजित किए जाते हैं। तो पत्र लेखन के लिए आपको यहाँ पर संभावना है कि अगर आपकी कोई भी गलती न हो, अगर आपका ढांचा सही हो, तो बच्चों आपको इसमें 5 में से 5 अंक मिल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आ का, यानी कि कहानी लेखन का। आपको एक रूपरेखा दी जाती है, एक ढांचा दिया जाता है कहानी का, और आपको कहा जाता है कि आप कहानी का विस्तार कीजिए, आपको एक अच्छा सा शीर्षक दीजिए और आप एक सीख दीजिए। तो शीर्षक और सीख के लिए एक एक अंक रहता है। आपको आपकी कहानी जो है 3 परिच्छेदों में लिखनी होती है। तो प्रस्तावना करनी है कहानी की, आपको विस्तार करना है कहानी का, और उपसंहार करना है। इसमें ध्यान में रखने लायक जो बातें हैं, जो आपको कहानी लेखन पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया गया है स्कूल में, तो आपको ये बताया गया होगा कि जो भी पात्र है कहानी में, जो भी स्थल है, जगह है, या जिनको भी आप नाम दे सकते हैं, वो नाम आप वहाँ पर कहानी में दे सकते हैं। और कहानी जो है हमेशा भूतकाल में यानी घटी हुई है, इस ढंग से आप वो बता रहे हैं, इस ढंग से लिखनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाला जो भी हो, वो परीक्षक हो या जो कोई आपकी कहानी पढ़ रहा है, उसको लगे कि यहाँ पर लेखक जो है हमें कहानी बता रहा है। तो इस किस्म का भाव, कहानी की भाषा जो है मुहावरेदार हो तो बहुत अच्छा है, और विदाउट गलतियाँ, यानी कोई भी गलती आप उसमें ना करें तो और भी अच्छा। तो इसके लिए आपको जो है 3 में से 3 मिल सकते हैं अंक। आप एक अच्छा सा शीर्षक दीजिए। यहाँ भी वही नियम है कि शीर्षक जो है बहुत छोटा होना चाहिए, यानी कि 2 या 3 शब्दों में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2, या अगर एक ही शब्द देते हैं तो भी बेहतर है। तो छोटा वाक्य पूरा का पूरा आपके शीर्षक के रूप में नहीं आ सकता, यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। नीचे जो है सीख देनी है। आपने उस कहानी के माध्यम से क्या सीखा, आप क्या सीख बताना चाहते हैं, वो नीचे देनी है। तो आपके शिक्षक और सीख को एक एक अंक है, तो कुल 5 अंक कहानी लेखन को होते हैं बच्चों, और कहानी को भी आपको 5 में से 5 मिल सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने देखा कि अपठित गद्यांश के लिए आपको 16 अंक मिल गए। फिर हम लोगों ने देखा कि कहानी और पत्र लेखन के लिए आपको 5-5, 10 अंक मिल गए। और आप जब निबंध लिखेंगे तो जाहिर है आपकी कोई ना कोई गलतियां होंगी, आपके मुद्दे पूरे नहीं होंगे, और बाकी के जो नियम है वो मद्देनज़र रखते हुए आपका एकाध अंक वहाँ पर काटा जा सकता है। तो वहाँ पर रचना में आपको 15 अंक मिलेंगे। तो 16 और 15, और फिर बचा जो हिस्सा रहता है वो रहता है बच्चों व्याकरण का। 16 अंक का व्याकरण है, और आज हम लोग व्याकरण देखेंगे, व्याकरण के कुछ अंश देखेंगे कि व्याकरण में क्या क्या आता है आपकी जो है फाइनल परीक्षा में, और फिर आपको उसको किस प्रकार से लिखना है, या किस प्रकार से व्याकरण का पूरा जो भाग है वो आपको वहाँ पर पूर्ण करना है। तो व्याकरण में जो जो आता है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहले तो सहायक क्रिया आती है, उसके बाद वाक्यों के भेद आते हैं, आपको कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखना होता है। अनेकार्थी शब्द आते हैं, फिर समानार्थी शब्द आते हैं, फिर भाववाचक संज्ञा आती है, विशेषण आते हैं और मुहावरे आते हैं। तो मुहावरे 4 अंकों के लिए आते हैं। ये कुल जो है 16 अंकों का व्याकरण रहता है बच्चों।
और ये व्याकरण जो है इसका बहुत बार रिवीजन होता है, तो व्याकरण में बहुत आसानी से आप 16 में से 16 अंक ले सकते हैं। तो मेरा पूरा मैं जो आपको बता रही हूँ, ये बार बार आपको जो बता रही हूँ कि आपको जो है 48 अंकों में से पूरे यानी कि आउट ऑफ 48 मार्क्स आपको 47 मार्क्स आप ले सकते हैं। आसानी से आप जो है 47 मार्क्स कैसे ले सकते हैं इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ये जो व्याकरण का सबसे पहला प्रश्न है, तो इसमें जो है आपको सहायक क्रियाएं दी जाती है प्रश्न के तौर पर, और जिसके आपको वाक्य बनाने होते हैं, यानी कि आपको ये जो सहायक क्रियाएं हैं वाक्य में ढालनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये क्रिया क्या होती है। तो क्रियाएं जो है हमारी भाषा में बहुत सारी है, और यानी कि हमारी हर कृति, हमारा हर काम, देखिए यहाँ पर बताया गया है। जैसे पहला वाक्य देखिए, मैंने आम। मैंने आम, यह तो अपूर्ण वाक्य है, लेकिन दूसरे वाक्य में आपने देखा कि मैंने आम खाया। तो यहाँ पर खाया यह क्रिया शब्द डालने के बाद वाक्य पूरा हो गया, यानी हमारे आंखों के सामने वाक्य का पूरा अर्थ आ गया। तो खाया यह शब्द जो है क्रिया शब्द है बच्चों। और फिर यहाँ पर जो है बताया गया है कि वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाला या फिर कृति दर्शाने वाला कोई भी शब्द जो है क्रिया कहलाता है। तो ये जो क्रिया शब्द है हमारी भाषा में बहुत सारे हैं क्रिया शब्द। हम लोग हर शब्द जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, भागना, हंसना, बोलना, रोना, ये हर शब्द जो है क्रिया शब्द है। तो हम क्रिया शब्द के बिना हमारी भाषा भी अपूर्ण है। हमारी भाषा में जो है भाषा का कोई अर्थ हमारे सामने आ ही नहीं सकता। तो ये जो क्रिया शब्द है ना बच्चों, तो उनके लिए भी, उनकी पूर्णता के लिए, या फिर वो जो है अच्छी तरह से भाषा में इस्तेमाल हो, इसके लिए जो है सहायक क्रिया जो है भाषा में प्रयुक्त होती है। तो देखिए, जैसे हम लोगों को पढ़ाई में मदद करने के लिए बहुत सारे सहायक होते हैं। जैसे हम शिक्षक लोग आपको पढ़ाई में सहायता करते हैं, तो हम आपके सहायक हो गए। आपके माता पिता आपकी पढ़ाई में सहायता करते हैं, वो आपके सहायक है। तो इस प्रकार से कोई ना कोई जैसे घर में काम करने के लिए सहायक रहता है। तो ये सहायक जो है हमारे कार्य पूर्ण करने के लिए हमारे मददगार होते हैं। तो ऐसे करीबन 20 जो है सहायक क्रियाएं हैं जो इस्तेमाल होती है भाषा में, या ऐसी 20 क्रियाएं हैं जो सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल होती हैं। तो कौन सी है, वो किस प्रकार से भाषा में प्रयुक्त होती है, वो आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो है पहले क्रिया दी है सहायक क्रिया, वो है जाना। तो जाना का मतलब होता है, जाना जब आप वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तो जाना का गया रूप आप वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ जो वाक्य दिया गया है वो राधा घर आ गई। तो यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं बच्चों। सबसे पहली क्रिया है आ क्रिया जो है मुख्य क्रिया है, यानी आप लोग ऐसा कह सकते हैं राधा घर आई, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वाक्य में कैसा दिया है, राधा घर आ गई। तो उसके आने का जो है, आने की जो क्रिया है वो ठोस करने के लिए गई या जाना यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो गई यह सहायक क्रिया, यानी गई यह सहायक क्रिया जाना के रूप से आई है। तो इस प्रकार से मुख्य क्रिया के बाद जो क्रिया आती है उसको सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया जो है मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त होती है तथा मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है बच्चों। तो यहाँ पर मैं आशा करती हूँ सहायक क्रिया का रूप आपके सामने प्रकट हुआ होगा। दूसरी जो क्रिया है डालना, तो डालना यह सहायक क्रिया है, और यहाँ पर वाक्य है राम ने रावण को मार डाला। तो यहाँ पर मार यह मुख्य क्रिया है और डाला यह सहायक क्रिया है।
तो बच्चों आप लोगों को याद ये रखना है, डालना क्रिया सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल करते वक्त, क्योंकि डालना क्रिया ये थोड़ी सी विध्वंसक है, थोड़ी सी भीषणता उसमें आती है, क्योंकि डालना क्रिया हमेशा मारना, कुचलना, तोड़ना, फोड़ना इसके साथ ही आती है। डालना क्रिया बिल्कुल बाकी किसी क्रिया के साथ नहीं आती है। तो हमेशा याद ये रखना है कि डालना क्रिया विध्वंसक है। और जैसे मैंने गमला तोड़ डाला, मैंने पुस्तक फाड़ डाला, मैंने चींटी को कुचल डाला, तो इस प्रकार से विध्वंसक क्रिया के रूप में आप डालना सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो क्रिया है यहाँ पर सकना। सकना क्रिया जो है, वाक्य यहाँ पर दिया है राज गाना गा सकता है, तो सकना क्रिया क्षमता बताता है। जैसे मैं कविता लिख सकती हूँ, लिखने की क्षमता, मैं भाषण कर सकती हूँ, करने की क्षमता, तो अपनी क्षमता दर्शाने वाली क्रिया है सकना। तो यहाँ पर जो है गाना यानी गा यह मुख्य क्रिया है और सकना यह सहायक क्रिया है बच्चों। तो हमेशा आप जब वाक्य बनाएंगे तो आपके मन में वो भाव पैदा होना चाहिए कि सकना यानी क्षमता वाली क्रिया है, तो उसका किस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, हमेशा सहायक क्रिया के वाक्य बनाते वक्त छोटे से वाक्य बनाइए, ताकि आपकी कोई वर्तनी की गलती ना हो, आपकी शुद्ध लेखन की कोई भी गलती ना हो, इसलिए वाक्य आपके छोटे हो तो बहुत ही अच्छा है और अर्थपूर्ण हो, जिसमें मुख्य क्रिया भी हो, सहायक क्रिया भी हो, ये आपको ध्यान में रखना है। चौथी क्रिया जो हम देखेंगे वो है चुकना क्रिया। चुकना क्रिया बच्चों, चुकना यह जो क्रिया है वो पूर्णत्व का बोध कराती है। पूर्णत्व का बोध कराती है का मतलब कोई भी काम हो गया है यह दर्शाती है। जैसे कि माधव पढ़ाई कर चुका, तो वो काम कब का हो गया है, पूर्णत्व को पहुंचा है, यह दर्शाने वाली क्रिया जो है वो है चुकना। तो इसमें जो है कर यह मुख्य क्रिया है और चुकना यह जो है सहायक क्रिया है, या चुका यह सहायक क्रिया है। बच्चों अगली क्रिया है रहना। तो रहना जो है इसमें वाक्य देखिए, रमेश काम कर रहा है, तो यहाँ पर रमेश का काम पूरा नहीं हुआ, कर रहा है। तो यहाँ बच्चों याद रखिए, अगर आप लोगों ने काल पढ़े हैं तो आपका अगर कोई भी अपूर्ण भूतकालिक क्रिया या अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया अगर आपको याद आते हैं तो रहना क्रिया हमेशा अपूर्ण भूतकालिक या वर्तमानकालिक क्रिया के साथ आती है। तो वो काम कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो खाना खा रहा है, वो गाना गा रहा है, अब तक पूरा नहीं हुआ है, यह भाव दर्शाने वाली रहना क्रिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वाक्य लिया है रमेश काम कर रहा है, तो यहाँ पर कर मुख्य क्रिया है और रहा यानी रहना सहायक क्रिया है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को सहायक क्रिया समझ में आ रही है। देखिए अगला जो छठी जो क्रिया है वो है लेना। पिताजी ने किताब खरीद ली। अब यहाँ पर लेना यह क्रिया कुछ भी प्राप्त करने का भाव लेना यह क्रिया से आता है। तो लेना यह क्रिया ऐसी है ना बच्चों कि इसमें आप लेना दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेना यह क्रिया आप मुख्य क्रिया के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सहायक क्रिया के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने मेरी किताब ले ली, तो ले यह आपकी हो जाएगी मुख्य क्रिया और ली यह आपकी हो जाएगी सहायक क्रिया। तो लेना इस प्रकार से जो है हम लोग दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इस वाक्य में देखा कि पिताजी ने किताब खरीद ली, तो खरीद यह यहाँ पर मुख्य क्रिया है और ली यह लेना का रूप है जो सहायक क्रिया है। अगली जो क्रिया है बच्चों वो है देना, सातवीं क्रिया है। और देना जो है हमेशा देना यह जो क्रिया रहती है वो परहित में दूसरों के हित के खातिर, दूसरों के खातिर ये देना क्रिया रहती है। अब देना का वाक्य यहाँ पर जो हमने लिखा है वो है मुझे मेरी किताब दे दो। यहाँ पर जैसे कि ले लो लेना का दो बार इस्तेमाल होता है, वैसे देना का भी दो बार इस्तेमाल होता है सहायक क्रिया के रूप में।
और मुख्य क्रिया के रूप में। तो यहाँ पर उसका उदाहरण मैंने दे दिया कि मुझे मेरी किताब दे दो, यानी कि दे यहाँ पर मुख्य क्रिया है और दो यहाँ पर जो है सहायक क्रिया है बच्चों। तो उसके बाद देखिए 8वीं जो क्रिया है वो है लगना। लगना क्रिया जैसे यहाँ पर वाक्य बच्चे चिल्लाने लगे, बच्चे रोने लगे, बच्चे भागने लगे, बच्चे दौड़ने लगे। तो बच्चे दौड़े ऐसा आप कह सकते हैं, बच्चे चिल्लाए ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन चिल्लाए कैसे वो भाव नहीं प्रकट होता, पूर्णत्व का भाव। बच्चे चिल्लाए तो कब चिल्लाए, कैसे चिल्लाए, यह भाव प्रकट नहीं होता है। तो वहाँ पर जैसे आप जैसे कोई भी जैसे सांप को देखकर बच्चे चिल्लाने लगे, अगर पूरा वाक्य लिख सकते हैं तो वो आप पूरा वाक्य भी लिख सकते हैं। या जैसे कि भैंसे को देखकर बच्चे दौड़ने लगे या कुत्ते को देखकर बच्चे दौड़ने लगे, तो इस किस्म से भी आप वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर चिल्लाने या दौड़ने यह मुख्य क्रिया है और लगे यह सहायक क्रिया है। तो हमेशा याद रखिए सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के साथ ही आती है, वाक्य के अंत में लिखी जाती है। ये बात जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद 9वीं जो क्रिया है वो है पढ़ना। पढ़ना, यहाँ पर बहुत बार हम लोग जो गलती करते हैं, पढ़ना को हम लोग पढ़ना के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसका अर्थ हम लोग गलत समझ बैठते हैं, वाक्य गलत हो जाता है। आप ठीक तरह से पढ़िए कि आपका वाक्य, ये आपकी क्रिया कौन सी है। पढ़ना का मतलब है गिर पड़ना, नीचे पड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य है बंदर पेड़ पर से गिर पड़ा, बच्चा साइकिल पर से गिर पड़ा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इस वाक्य में हम लोगों ने देखा कि गिरना यह मुख्य क्रिया है, पढ़ना यह सहायक क्रिया है। अगली क्रिया है पहुँचना। तो पहुँचना यह जो क्रिया है बच्चों, इसमें कहीं भी पहुंचना का भाव होता है कि मैं घर पहुंचा, मैं स्कूल पहुंचा, मैं बाज़ार पहुंचा। तो इस प्रकार का पहुंचना, मैं वहां पर जा चुका हूं या मैं वहां पर पहुंच चुका हूं का भाव यहाँ पर इस जो है सहायक क्रिया से प्रकट होता है। तो वाक्य है मैं गांव के बजाय जंगल में जा पहुंचा। तो जा पहुंचा, मैं घर के बजाय स्कूल जा पहुंचा, या मैं स्कूल के बजाय वाचनालय जा पहुंचा। तो जा पहुंचा, तो ये वहाँ पर यानी गलती से हम लोग वहाँ जाकर पहुँचे हैं, इस किस्म का भाव जो है पहुँचना की क्रिया में आता है। यहाँ पर इस वाक्य में जा यह मुख्य क्रिया है और पहुँचा यह या पहुँचना यह जो है सहायक क्रिया है। अगली जो क्रिया है वो है होना। तो होना का प्रयोग हम वाक्य में होगा इस प्रकार से करते हैं बच्चों। तो होना का वाक्य कैसे हो गया, देखिए, तुम्हें अभी बाजार जाना होगा, जाना होगा, तुम्हें स्कूल जाना होगा, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। तो इस प्रकार से जाना या करनी यह जो है मुख्य क्रिया होती है, उसको बल देने के लिए होगा यह क्रिया यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल की गई है। अगली जो सहायक क्रिया है वो है बसना। अब बसना के वास्तविक दो अर्थ होते हैं बच्चों। बसना का मतलब कहीं पर जाकर बसना यानी कि रह जाना, लेकिन यहाँ पर जो बसना इस्तेमाल किया है वो उसका अर्थ अलग है। जैसे कि बूढ़े दादाजी चल बसे। अब चल बसना, ये जो चल बसना के अर्थ में हम लोग इस क्रिया को ले रहे हैं, तो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती है बसना यह क्रिया। चल बसना या वो नदी किनारे जा बसे, इस किस्म के का वाक्य हो सकता है, लेकिन इसमें 3 क्रियाएं इस्तेमाल होती, जा कर बसे। तो यहाँ पर वो जो है बसना क्रिया नहीं इस्तेमाल होती है। तो हम बूढ़े दादाजी चल बसे यह वाक्य ही यहाँ पर बसना का ले सकते हैं। तो चल ये मुख्य क्रिया है और बसना यह जो है सहायक क्रिया है। अब 14वीं जो सहायक क्रिया है वो निकलना। अब निकलना यानी कहीं से भी निकलना, कक्षा से निकलना, घर से निकलना, दुकान से निकलना, यानी बाहर जाना।
तो यहाँ पर जो है वाक्य देखिए कैसे, चोर हिरासत से भाग निकला, चोर हिरासत से भाग निकला, तो भाग निकला, भाग निकलने का, यानी वो भाग कर गया वो चोर हिरासत से, तो निकलने का भाव आता है। तो इस प्रकार से जो है निकलना यह क्रिया भाग निकलने पर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर भागना यह मुख्य क्रिया है और निकलना यह सहायक क्रिया है। अगली जो क्रिया है वो है करना। करना यह क्रिया आपको बच्चों बार बार सुनाई देती है, बार बार ये क्रिया आपको सुनाई देती होगी, ज़रा याद कीजिए, जैसे कि वक्त पर खाना खाया करो, वक्त पर पढ़ाई किया करो, वक्त पर सोया करो, इस किस्म के वाक्य हम लोग हर रोज सुनते हैं। तो इसमें ये करना जो क्रिया है वो सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल हो गई है। तो यहाँ पर जो है वक्त पर खाना खाया करो, खाया जो है आपकी मुख्य क्रिया है और करो का मतलब है सहायक क्रिया। यहाँ पर करना के रूप में करो यह सहायक क्रिया इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, तो यहाँ पर कोई भी क्रिया आपको जो है आपको कंपल्शन करने के लिए, वो आपको ज़रूरी है, आपको वो करनी ही है, इसलिए जो है करना का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। अगली जो क्रिया है वो 16वीं पाना। यहाँ पर पूर्णत्व का बोध है, यहाँ पर एक जैसे सेटिस्फैक्शन या पूर्णत्व है कि मैं वो काम कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पढ़ाई पूर्ण कर पाया या मैं पढ़ाई पूरी कर पाया, तो यहाँ पर करना यह मुख्य क्रिया है, पाया यानी पाना यह सहायक क्रिया है। इसमें एक कृतज्ञता का भाव भी रहता है। कभी कभार आप वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं, आपके कारण मैं मेरी पढ़ाई पूरी कर पाया, आपके कारण मैं मेरी नौकरी पूरी कर पाया, या मैं मेरी नौकरी या मुझे नौकरी मिल पाई, इस किस्म का, या किसी के उपकार का भाव, कृतज्ञता का भाव भी इस वाक्य के माध्यम से पाना, इस सहायक क्रिया के माध्यम से आप यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं। देखिए अगला शब्द है, क्रिया शब्द है उठना, जिसको हम लोगों को सहायक क्रिया के रूप में ये करना है, इस्तेमाल करना है। वाक्य है धमाके की आवाज़ से बच्चा जाग उठा। देखिए कभी कभार हम लोग अनेक प्रकार के क्रिया शब्द मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखना उठना का मतलब उठना, यानी आप बैठे हैं, सोए हैं, वहाँ से आप उठ गए, समझ में ना, तो ये वहाँ पर भाव पैदा होता है। तो बच्चा धमाके की आवाज़ से जाग उठा, बच्चा माँ को देखकर रो उठा, इस किस्म के वाक्य आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जागना मुख्य क्रिया है, उठना या उठा सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया गया है। देखिए अगला शब्द है, क्रिया शब्द है, वो है बैठना। अब बैठना यानी किसी भी जगह पर बैठना, लेकिन वास्तविक अर्थ यहाँ पर बैठना का नहीं है कि कुर्सी पर बैठा, टेबल पर बैठा या चटाई पर बैठा, ये अर्थ यहाँ पर नहीं है बच्चों। यहाँ पर बैठना का अर्थ कैसा है, देखिए राजेश गलत काम कर बैठा, यानी उसने कोई काम किया है, तो ये बताने के लिए ये बैठना क्रिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। तो राजेश गलत काम कर बैठा, तो यहाँ पर कर यह मुख्य क्रिया है और बैठा यानी बैठना यह सहायक क्रिया है। अगली जो क्रिया है वो है गिरना। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने पढ़ना देखा, यानी पढ़ना जो गिरना के अर्थ में था। यहाँ पर गिरना ये जो सहायक क्रिया है वो किस प्रकार से इस्तेमाल होती है, देखिए सैनिक ने दुश्मन को मार गिराया। अब हमेशा ये गिरना जो है मार गिराया, इसके साथ मार गिराया, सैनिक के साथ, दुश्मन के साथ, किसी को भी मार गिराना के अर्थ में यहाँ पर गिरना यह सहायक क्रिया है। तो इसलिए जो है मार मुख्य क्रिया है और गिरना जो है सहायक क्रिया है। अगली क्रिया है रखना। देखिए ये ज़्यादातर केवल एक ही वाक्य के लिए इस्तेमाल की जाती है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे शिक्षक लोग या बूढ़े लोग घर के ये वाक्य हमेशा इस्तेमाल करते हैं। कैसा शोर मचा रखा है का मतलब है रखना यह जो है मचा रखा है, कैसा शोर मचा रखा है, या इस किस्म से इस भाव के लिए ही रखना
यह आप जो है सहायक क्रिया इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मचा यानी मचाना मुख्य क्रिया हो गई और रखना सहायक क्रिया हो गई बच्चों। यहाँ पर सहायक क्रिया की अंतिम क्रिया जो है चाहना। तो चाहना देखिए किस प्रकार से वाक्य आया कि राम नई घड़ी खरीदना चाहता है। राम नई घड़ी खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर चाहना, इच्छा, चाहना का मतलब होता है इच्छा। तो राम नई घड़ी खरीदना चाहता है, राम नई गाड़ी खरीदना चाहता है। तो चाहना का मतलब होता है इच्छा होना। तो इस प्रकार से जो है खरीदना यह मुख्य क्रिया हो गई और चाहना यह जो है सहायक क्रिया हो गई। तो करीबन 21 या 22 जो है सहायक क्रियाएं हम लोग इस्तेमाल करते हैं हिंदी में सहायक क्रिया के रूप में बच्चों। अब आप लोगों ने अनेक प्रकार के वाक्य देखे, खास तौर पर ये चाहना का वाक्य देखा, चाहता है। तो आपके मन में यह सवाल आएगा कि किसी भी सहायक क्रिया के पीछे है या था जोड़ना सही है या गलत है। बच्चों ये है या था जोड़ने से हमारे सामने क्या स्पष्ट हो जाता है कि वो काल स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है। ये काल दर्शाने के लिए है या था इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका और सहायक क्रिया से कोई संबंध नहीं है। अगर आप वो वाक्य, पूरा वाक्य अगर आप भूतकाल में बताना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि राम नई घड़ी खरीदना चाहता था। वाक्य सही है, आप वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया वर्तमान काल में, तो राम नई घड़ी खरीदना चाहता है। तो ये कुछ सूचनाएं हमेशा याद रखें जब भी आप सहायक क्रिया से वाक्य बनाएंगे बच्चों। तो आपको जो बातें याद रखनी है वो बातें सबसे पहले सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आती है। दूसरी बात यह है सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। तीसरी बात यह है कि आपको वाक्य अत्यंत छोटे से अत्यंत सुबक सरल से बनाने हैं ताकि आपकी वर्तनी की कोई भी गलतियां न हो। चौथी बात ये कि आपको वाक्य कालानुसार अगर बनाने हैं तो उसमें आप है या था का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पांचवी बात आपको जो याद रखनी है कि वो जो सहायक क्रिया है आप वाक्य में बना रहे हैं तो उन सहायक क्रियाओं का कुछ एक अपना अर्थ है। वो अर्थ अगर आपको समझ में आता है तो बड़ी आसानी से सहायक क्रिया के वाक्य आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को सहायक क्रिया यह जो है व्याकरण की विधा समझ में आई होगी। आपका बच्चों जो दूसरा प्रश्न है वो होता है वाक्यों के भेद। तो वाक्यों के भेद यह जो प्रश्न आपको आता है, किस किस्म से वाक्यों के भेद यह प्रश्न आता है, देखिए कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। इस ढंग से आपको वाक्यों के भेद यह जो है आता है। तो यहाँ पर देखिए वाक्य क्या है, पहले हम लोगों को वाक्य क्या है वह जानना जरूरी है। हम लोग जब अपने कोई विचार प्रकट करते हैं तो हमारे विचारों को पूर्णतः या पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए जो हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं उन सारे शब्दों का एक सही अर्थ प्रकट होता है जब हमारे आंखों के सामने। तो वो जो है शब्द रचना वाक्य कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने दिया है, देखिए अपने विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ये सरलता से हम लोग वाक्य की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं। अब वाक्य के भी अनेक प्रकार होते हैं बच्चों, अभी समय का तकाजा है इसलिए सारे प्रकार हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अर्थ के आधार पर बच्चों वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो ये हर भेद जो है हमारे अंदर के अलग अलग भाव को प्रकट करते हैं। अगर आप देखिए एक ही वाक्य से भाषा, एक ही प्रकार के वाक्य से भाषा पूर्ण नहीं होती। आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आप लोगों को आनंद होता है, आप लोगों को जो है शक होता है कि ये सही है या गलत है, आप लोगों को कभी कभार नकारना होता है, नहीं 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 ये नहीं चाहिए, आप लोगों को पूछना होता है ये क्या चल रहा है। हाँ, तो आप लोगों को इच्छा भी होती काश अगर ये मेरे पास होता, अगर ये होता तो क्या होता। इस किस्म का भाव जो है हमारे मन में आता रहता है।
और फिर ये जो अलग अलग किस्म के वाक्य हमारे मन में आते हैं तो उनको भी कोई नाम होंगे कि नहीं? तो वो जो है वो ये सारे वाक्यों के भेद है जो अर्थ के आधार पर हम लोग सीखते हैं बच्चों। तो ये भेद कौन से हैं देखिए, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। ये कुल 8 प्रकार होते हैं और पूरी हमारी भाषा जो है इन 8 प्रकारों में मानो सीमित से होती है। इन्हीं भावों को जो है हमारी भाषा प्रकट करती है। ये भाव क्या ये जो भेद क्या कहलाते हैं या भेद हमें यानी कि क्या प्रकट करते हैं ये भेद, ये हम लोग संक्षिप्त में देखेंगे। तो सबसे पहला जो विधानवाचक वाक्य है, तो विधानवाचक का मतलब होता है कथन, कोई भी सकारात्मक विचार जो कोई भी प्रकट करता है उसको विधानवाचक वाक्य हम लोग कहते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति अथवा अवस्था का बोध कराने वाला कोई भी वाक्य होता है वो, या कोई भी सामान्य कथन विधानवाचक वाक्य कहलाता है। मैंने एक वाक्य लिया है तो एक ही वाक्य हम लोग अलग अलग प्रकार से दोहराएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मेरे पास एक वाक्य है, अंकिता 10वीं में पढ़ती है। ठीक है, अंकिता 10वीं में पढ़ते हैं, ये तो सामान्य कथन है, सकारात्मक बात है, कोई भी विधान है, अंकिता 10वीं में पढ़ती है। एक सिंपल सेंटेंस जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो अंकिता 10वीं में पढ़ती है, यह बच्चों हो गया विधानवाचक वाक्य। अपना दूसरा जो भेद है वो है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, कोई भी नकारना, कोई चीज़ का निषेध करना, कोई चीज़ नकारना इसमें होता है। जैसे जिन वाक्यों में किसी कार्य का निषेध होता है या नकार प्रकट होता है उन वाक्यों को जो है निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो हमारा वाक्य है अंकिता 10वीं में पढ़ती है, तो उसका वाक्य कैसे बनेगा निषेधवाचक? अंकिता 10वीं में नहीं पढ़ती है, समझ में ना? तो अंकिता 10वीं में नहीं पढ़ती है। जब आपको निषेधवाचक वाक्य बनाना होता है तो आपको वाक्य में क्या लाना है, क्या डालना है? केवल नहीं डालना है। नहीं डालने से आपका वाक्य निषेधवाचक वाक्य बन जाता है। तीसरा जो भेद है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जाहिर सा है, उसके नाम से ही पता चलता है कि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी सवाल पूछा जाता है, किसी भी चीज़ के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी बात पूछी जाती है, उन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। तो अगर हम लोग अंकिता 10वीं में पढ़ती है इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाए तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं, देखिए, क्या अंकिता 10वीं में पढ़ती है? प्रश्न चिन्ह। तो आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाते वक्त आपको वहाँ पर लगाना है क्या और प्रश्न चिन्ह, तो आपका बन जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये जो है एक ही वाक्य हम लोगों ने अलग अलग ढंग से बदल कर देखा तो किस प्रकार से जो है वाक्य परिवर्तित होता है। चौथा जो भेद होता है बच्चों वो है आज्ञावाचक वाक्य। और आज्ञावाचक वाक्य जो होता है जिस यानी कि वो कोई भी आज्ञा दे या कोई भी हुक्म दे, कोई भी ऑर्डर किसी को करे तो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि जिस वाक्य के माध्यम से कोई भी आज्ञा या कोई भी हुक्म दिया जाता है ऐसे वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य कह सकते हैं। अब हम लोग अंकिता को अगर आज्ञा दे तो हम लोग कैसे दे सकते हैं? अंकिता 10वीं में पढ़ो। अंकिता को हम लोग आज्ञा दे रहे हैं, अब ऑर्डर कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने उद्गार चिन्ह दिया है, अंकिता 10वीं में पढ़ो। तो इस प्रकार से कोई भी आज्ञा दे रहे हैं हम लोग कि ये काम करो, वो काम करो, बैठो, उठो, इस प्रकार की आज्ञा जब हम लोग देते हैं तो उसके सामने हम लोग उद्गार चिन्ह देते हैं। पांचवा जो वाक्य है वो है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा से ही पता चलता है कि कोई भी इच्छा की जा रही है। तो जिस वाक्य के माध्यम से कोई भी कामना या कोई भी इच्छा की जाती है उसको कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। अब हम लोग अंकिता वाला वाक्य किस प्रकार से इच्छावाचक में बदलेंगे? तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे? काश अंकिता 10वीं में पढ़ती, तो ये इच्छा है, हम लोग इच्छा करें कि काश अंकिता 10वीं में पढ़ती। तो क्या करना है आपको? अंकिता 10वीं में पढ़ती है, इस वाक्य को काश जोड़ना है। आप याद रखिए कौन से वाक्य को क्या क्या जोड़ना है, बस इतना ही काम आप लोगों को करना है बच्चों। उसके बाद जो है छठा भेद जो है वो है संकेतवाचक वाक्य। अब संकेत इस शब्द से क्या पता चलता है कि कोई भी इशारा करना, किसी चीज़ की ओर इशारा करना।
यानी आप बता रहे हैं एक बात, लेकिन वो बात जो है किसी चीज़ की ओर इशारा कर रही है, तो वो कैसे, वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर जिस वाक्य के माध्यम से किसी भी दूसरी बात की ओर इशारा या संकेत किया जाए, ऐसे वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर अंकिता 10वीं में पढ़ती तो, यहाँ पर वाक्य खत्म होता है। अगर अंकिता 10वीं में पढ़ती तो, अब दूसरी बात कौन सी है, तो गोवा में पहली आती या तो स्कूल में पहली आती, तो कुछ भी हो जाता, यानी कि जैसे कि वो फेल भी हो जाती। नकारात्मक विचार तो हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन अगर अंकिता 10वीं में पढ़ती तो आगे हम लोग जो चाहे सोच सकते हैं। किसी अलग सी बात की ओर इशारा किया जा रहा है। हमेशा याद रखें, संकेत का मतलब होता है इशारा करना, और संकेतवाचक वाक्य जो है ऐसा बनाना चाहिए जो किसी दूसरी बात की ओर इशारा करे। वहाँ पर वाक्य कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। वाक्य आपका क्या है, अंकिता 10वीं में पढ़ती है, और वाक्य को ही आपको संकेतवाचक बनाना है, तो आपको जोड़ना है अगर तो, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगला जो वाक्य है वो है संदेहवाचक वाक्य। संदेह का मतलब होता है शक, संशय। तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर शक हो, आपको संदेह हो, तो आप किस प्रकार से बोलेंगे। तो जिस वाक्य के माध्यम से कोई भी शक या संदेह प्रकट किया जाए, ऐसे वाक्य को हम लोग संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो जैसे हम लोगों को डाउट है, शक है, अंकिता 10वीं में पढ़ती है कि नहीं, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, शायद अंकिता 10वीं में पढ़ती है, शायद। हम लोग शायद लगाएंगे, और अंकिता 10वीं में पढ़ती है को शायद लगाने से हमारा वाक्य बन जाता है संदेहवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने अलग अलग किस्म के वाक्य देखे। अब देखिए विस्मयवाचक वाक्य जो है वो अलग अलग किस्म के भाव प्रकट करता है। जैसे कि अगर आपको आश्चर्य होता है, अगर घृणा या नफरत, घिन आती है किसी चीज़ की, अगर डर जाते हैं आप, अगर शुभकामनाएं आपको देनी है, अगर खुशी है, बहुत आनंदित है आप, और अगर किसी को आदर देना है, सम्मान देना है, तो ये सारी बातें जो है विस्मयवाचक वाक्य में आती है। समझ में है ना। तो यहाँ पर हम लोग कैसे वाक्य बनाएंगे, हम लोगों को पता है अंकिता 10वीं में पढ़ती है, तो हम लोग कैसे वाक्य बनाए, अरे वाह अंकिता 10वीं में पढ़ती है, इस किस्म का वाक्य हमारा होता है। शाबाश अंकिता 10वीं में पढ़ती है, इस किस्म का वाक्य है, शाबाश अंकिता 10वीं में पढ़ती है। अगर अंकिता 10वीं में पढ़ती है, आप लोग ऐसे तो नहीं कह सकते अरे रे अंकिता 10वीं में पढ़ती है, नहीं बच्चों, भाव समझिए, भाव समझकर आपको वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य का जो भी शब्द है वो डालना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डाला है अरे वाह अंकिता 10वीं में पढ़ती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये 8 भेद है, 8 में से कोई भी भेद जो है आपका पूछा जाएगा। 2 आपको वाक्य पूछे जाते हैं, कोष्टक में सूचना दी जाती है, वाक्य दिया जाता है, कोष्टक में सूचना दी जाती है, उस सूचना के अनुसार आपको वाक्य बदलना होता है। अगर आपको ये 8 भेद अगर ठीक तरह से पता है, 8 भेद अगर आपको बहुत अच्छी तरह से पता है बच्चों, तो आप आसानी से ये प्रश्नों का उत्तर वहाँ पर दे सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा किस प्रकार से हम लोग व्याकरण का भाग जो होता है पेपर में या प्रश्न पत्र में, वो किस प्रकार से आपको करना है वह देखा, और संक्षिप्त में हम लोगों ने रचना भी देखी, और जो महत्वपूर्ण बातें आज हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में जानी है वो है सहायक क्रिया और वाक्यों के भेद। तो अगले जो व्याकरण के भाग है या व्याकरण का जो प्रकार है, जो प्रश्न आपको परीक्षा में आते हैं, वो हम लोग अगले पीरियड में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।